बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ के साथ मैं हूँ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर का जो दिन है वो बहुत से पहलुओं से, बहुत से हवालों से इंतहाई अहमियत का हामिल है, न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि उलुल अम्र पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। और न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हमारी जो मसीह बरादरी है वो पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार मनाती है। सेलिब्रेशंस जो हैं वो हो रही हैं आज के दिन में। उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, बहुत मुबारक हो क्रिसमस की तमाम मसीही बरादरी को। और फिर उसके बाद जो इस दिन की अहमियत है वो बानी पाकिस्तान बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का भी आज यौम विलादत है। तो जाहिर है उसके हवाले से भी ये दिन जो है ये बहुत अहम है, तजदीद वफा का, तजदीद अहद का दिन है। और आज प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि इसको अक़लियतें पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, चाहे वो हमारी मसीही बरादरी हो, वो हिंदू हो, वो दीगर जो अक़लियतें हैं वो हों, उनके जो हुकूक हैं उनके हवाले से आज के दिन ख़ास तौर पे सवालात भी उठते हैं। उनके मसाइल जो हैं वो भी जहाँ वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वहीं उनके जो मसाइल हैं वो भी खुल के सामने आते हैं, उनके हवाले से भी गुफ्तगू होती है। आज हम इन तमाम पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज़ साहब, आज का दिन आपको बड़ा मुबारक हो। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर थोड़ा सा आप कमेंट करें ताकि फिर हम आगे जो है इस पर बात करें। जी, सबको क्रिसमस भी मुबारक हो और कायद आज़म का यौम विलादत भी। और खुशी की बात है, मैं बात कर रहा था दो अपने दोस्तों से, मसीही हैं, तो वो भी बड़े खुश थे, बल्कि हमारे बाद में हम उनका इंटरव्यू भी सुनवाएंगे। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में तमाम तरह प्रोपेगेंडे के बावजूद मैं समझता हूँ कि तमाम जो अक़लियतें हैं वो खुश हैं। कोई इस तरह का उनको मसला नहीं है जो कुछ के भारत में इस वक्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरानी में। और ख़ास तौर पे जो आरएसएस के लोग हैं, जिस तरह वो निशाना बना रहे हैं मुसलमानों को और दूसरे गैर हिंदू अक़लियतों को। तो आप मेरा ख्याल उस हवाले से कुछ बताना चाह रही थी, जो कुछ चंद वाक़यात हुए हैं वहाँ पे जो है वो मुतारिफ हो रहे हैं अक़लियतों के खिलाफ। अभी वहाँ पर सिख बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। जो हिंदुओं की अपनी निचली ज़ातें हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, आए रोज़ वाक़यात सामने आते हैं। और मुसलमान जो कि 20 करोड़ से ज़ायद की आबादी है वहाँ पर, लेकिन अक़लियत है, और उनके साथ जो सलूक होता है और जो इम्तियाज़ी कवानीन नए से नए सामने आ रहे हैं। अभी हालिया दिनों में जो वहाँ की मुस्लिम आबादी वाली रियासत है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने एक नया स्याह कानून जो है वो मुतारफ़ कराया है। और इसके तहत होगा ये कि वहाँ पर कोई भी मुसलमान मर्द अगर किसी हिंदू खातून को मुसलमान करके उससे शादी करता है तो ये एक जुर्म करार दिया जाएगा और इसके लिए 10 साल की उसको सजा हो सकती है। एक वाक़या पेश आ चुका है वहाँ पर, जिसमें एक खातून है जिसका नाम मुस्कान है, उसने इस्लाम कबूल किया और रशीद नामी एक मुस्लिम शख्स जो है उससे उसने शादी की, जिसके बाद जब उन्होंने अपना अधिकार रजिस्टर कराना था तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस रशीद जो शख्स है इसको जेल भेज दिया गया और जो खातून है इसको वहाँ पर जो पनाहगाह है वहाँ भिजवा दिया गया। उसको इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया नाज़रीन कि उसकी कोख में जो बच्चा था वो वफात पा गया। ये सूरत हाल है इम्तियाज़ साहब, और बड़ा ही दिल दहला देने वाला ये एक वाक़या है। एक और वाक़े में बड़ा मुज़हक़ाखेज़ सा वाक़या है कि एक नौजवान जो है वो अपनी हिंदू क्लास फेलो को, मुसलमान नौजवान, वो पिज़्ज़ा खिलाने के लिए ले गया कहीं बाहर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये किस किस्म की चीज़ें हैं जो वहाँ पे हो रही हैं? देखिए, बहुत सारी, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2014 से बरसे इक़्तिदार, तो वहाँ पे एक मखसूस एक लहर चली हुई है जिसके तहत वो समझते हैं कि उन्होंने भारत को गैर हिंदू लोगों से पाक करना है। वो समझते हैं कि जो मुसलमान है ख़ास तौर पे यहाँ पे ये बाहर से आए हुए हैं और उनकी वजह से हमारा जो माशरा है वो पोल्यूट हो रहा है। देखा होगा आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में साल के शुरू में जिस नौइयत के हंगामे हुए थे, जिस तरह मुसलमान स्टूडेंट्स को वहाँ पे निशाना बनाया गया, उसके बाद पुलिस उनकी खामोश तमाशाई बन के देखती रही कि कैसे उनके कमरों से घसीटा गया, मारा पीटा गया। और इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। एक खौफ की फ़िज़ा इस हुकूमत ने फैलाई हुई है और उसमें बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो तो इस नौयत की बातें कर रहे हैं कि जिससे ये लगता है कि जो वो इस भारत को सिर्फ हिंदू के लिए देखना चाहते हैं
एक हमारे पास एक क्लिप भी है। जी बिल्कुल, हम वो चाहेंगे कि दुनिया के सामने ये चीज़ें जो हैं ये आए, ये इस तरह की बातें करें और भारत को एक्सपोज करें, क्योंकि बीजेपी के लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी और वो आए रोज इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। ये बड़ा एक खास क्लिप जो है वो हमने निकाला है, जरा ये सुना दीजिए प्रोड्यूसर साहब। यानी आर्टिकल 14 जो कि ये कहता है कि भारत में रहने वाला हर शख्स जो भारतीय है उसके इक्वल राइट्स हैं। इम्तियाज साहब, इन्होंने तो ये कह दिया कि वो जो इक्वल हैं उनके लिए इक्वालिटी, यानी मुसलमान इक्वल ही नहीं है। जी, ये तो इंतहाई तशवीशनाक तशरीह की है उन्होंने अपने आइन के आर्टिकल 14 की। वो ये कहते हैं कि सिर्फ इक्वल अमंग इक्वल्स, उसका ये मतलब है कि जो ब्राह्मण हैं, जो कि आला तरीन ज़ात है, ये सिर्फ उनकी बराबरी की बात है, उनसे नीचे जितने भी लोग हैं उनका इस आर्टिकल के साथ ताल्लुक नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि अगर 30% आबादी किसी भी मुल्क में मुसलमानों की हो जाए तो वो मुल्क फिर महफूज नहीं रहेगा। यानी बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो फितना फसाद पैदा करते हैं, उस मुल्क के लिए ख़तरा बन जाते हैं। तो जो रिपोर्टर है BBC की, वो बार बार उन्हें कह रही कि आप तो ये बड़ी हेट स्पीच, यानी आप नफ़रत अंगेज़ ये बात कर रहे हैं और आप खिलाफ आइन बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, ये इंटरप्रिटेशन आप उसकी गलत कर रही हैं, मैं जो बता रहा हूँ आपको वो दुरुस्त है। उसके बरक्स देखिए, पाकिस्तान में हमारा भी आइन का आर्टिकल 25 है, उसके तहत पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, सिख हैं, पारसी हैं, कैलाश हैं, बुद्ध मत से ताल्लुक़ है या ईसाई हैं। ये देखिए कि किस तरह गुज़िश्ता 6 बरसों में भारत में एक ऐसा बयानिया बना है कि वहाँ पे खौफ व हिरास की फ़िज़ा फैली है, न सिर्फ मुसलमानों के अंदर बल्कि दूसरे सिख ईसाई भी उसका निशाना बने हैं और सिख भी उसका निशाना बने हैं। जबकि आप देखिए कि भारत गुज़िश्ता 15 बरसों से जो कुछ कर रहा था, जो इंडियन क्रॉनिकल्स में हाल ही में खबरें सामने आई थी कि उस बातें तो उसमें बहुत हैं, लेकिन चंद बातें हैं जो कि दोहराने वाली हैं। हमारे पाकिस्तान के हम नाजरीन को भी पता चलना चाहिए उसका कि भारत ने बड़े एक सिस्टमेटिक अंदाज में जिनेवा में और ब्रसल्स में इसलिए कि वहाँ पे यूरोपियन यूनियन और उसकी पार्लियामेंट है, और जिनेवा में इसलिए कि वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है और वो उसको समर कैपिटल भी कहा जाता है जिनेवा को। वहाँ पे मुख्तलिफ एक श्रीवास्तव जो ग्रुप है उन्हीं के तहत खुफिया अंदाज में 3 फोरम बने हुए थे। एक फोरम था साउथ एशिया पीस फोरम, दूसरा था बलोच फोरम, तीसरा था फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान फोरम। इसके तहत पाकिस्तान के अंदर जो भी मसाइल थे, चाहे उनका ताल्लुक मसीह बरादरी से था या गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से था या बलूचिस्तान के हवाले से था, इन तीनों फोरम को ब्रसल्स में बाकायदा फंडिंग फराहम की जाती थी और उन्हें मौके दिए जाते थे अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में, कॉन्फ्रेंसों में बोलने के। इनके ज़रिए मुज़ाहरे करवाए जाते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इनके ज़रिए इश्तिहारी मुहिम चलाई जाती थी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। इसके अलावा 2 और ऑर्गेनाइजेशंस थी, साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़, यानी एक उन्होंने इस नाम से भी तंजीम बनवाई थी कि यूरोपीय तंजीम बराए पाकिस्तानी अक़लियतें, और बलूचिस्तान हाउस। बलूचिस्तान हाउस एक तारिक फ़तेह साहब हैं, भारत में उनके साथ बड़ी अकीदत है लोगों को, तो पाकिस्तान के साथ उन्हें बड़ी मोहब्बत है, तो इन्होंने बलूचिस्तान हाउस के नाम से फिर एक ये इदारा बनाया। उनको ज़ाहिर है अपने जेब से तो कोई नहीं करता है। तो इन तमाम का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो भी एथनिक मसाइल हैं, यानी नस्ली या लसानी मसाइल हैं या फिर मजहबी अक़लियतें हैं, उनके मसाइल को उजागर कर उजागर भी ना करें बल्कि गैर ज़रूरी तौर पे उछालें ताकि पाकिस्तान बदनाम हो। तो एक इस वक्त अल्लाह भला करे यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब का जो कि ब्रसल्स में मौजूद तंजीम है कि उन्होंने ये 15 साल जो ऑपरेशन था उसका एक्सपोज किया उसको, और उसके ज़रिए ये सारी बातें आई। अभी इसमें और बहुत कुछ है, आइंदा प्रोग्रामों में इंशाल्लाह अगले हफ्ते उसके हवाले से हम कुछ और बातें करेंगे कि किस तरह सिस्टमेटिकली भारत ने पाकिस्तान ज़्यादातर और फिर चीन के ख़िलाफ़
अपना बयानिया उजागर किया और पाकिस्तान और चीन के मसाइल को घिनौना या डरावना बना के पेश किया ताकि ये दोनों मुल्क बदनाम होते रहें। तो अब वैसे अगर मैं ये कहूँ, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी इटसेल्फ, कि जिस तरह के वो काम कर रही है, जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उनके मिनिस्टर्स, उनके लीडर्स, तो मेरे ख्याल में वो खुद बता रहे हैं कि भारतीय गवर्नमेंट या भारतीय जो ये करता धरता है वो क्या कर रहे हैं या उनकी सोच क्या है। तो वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं पूरी दुनिया के हमारे लिए उन्होंने काम बहुत आसान कर दिया है। दुनिया हमारी जो सही बातें भी थी उस पर एतबार नहीं कर रही थी, यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन अब जो कुछ हुआ है ये 2-3 वाक़यात से, तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्टें गई हैं, फिर ये यूरोपियन यूनियन डिसइन्फोलेवी इंडियन क्रॉनिकल्स आ गए हैं, और इसके ज़रिए कुछ 2 और तंजीमें हैं जिन्होंने, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने भी इंडिया को अपने रेडार पे डाल दिया कि यहाँ पे अक़लियतों के साथ इंतहाई बुरा सलूक हो रहा है। तो उसकी वजह से वो जो एक इमेज बना हुआ था, तशख़्ख़ुस इंडिया का बना हुआ था कि बड़ी ज़बरदस्त डेमोक्रेसी है, तो अब दुनिया को पता चला है कि जो सबसे आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पे गैर हिंदू उनके शहरियों के साथ कैसे दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे के शहरियों का सलूक हो रहा है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि भारत की तो हमने बात की है, साथ साथ हम पाकिस्तान की भी बात करें, क्योंकि पाकिस्तान जिस बुनियाद पर मौरज़े वजूद में आया था वो यही बुनियाद थी कि बराबर के हुकूक जो हैं वो मिलने चाहिए मुसलमानों को। जो जब इंडो पाक में रहते थे, यानी जब हिंदुस्तान था उसमें रहते थे, तो वहाँ पर उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता था। उसी से बचने के लिए पाकिस्तान बना, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, उनके मसाइल क्या हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में हमने दावत दी है चेलाराम केवलानी, जो कि चेयरमैन है कौमी कमीशन बराए अक़लियत के। ये 12 रुकनी कमीशन है और इनसे हम चाहेंगे कि गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया चेलाराम केवलानी साहब आपके वक्त के लिए। चेलाराम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कल कमीशन का छठा इजलास हुआ जिसमें आपने कहा कि कमीशन जो है वो अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए बड़ा संजीदा है और वो चाहता है कि मसाइल हल हों। तो मैं चाहूँगी कि पहले तो ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें मौजूद हैं उनके मसाइल हैं क्या? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आज का जो एक इम्पॉर्टेंट डेज़ है उसके हवाले से पहले तो आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद दूंगा, और हमारे लिए बहुत खुश आइंदा ये बात है कि आज एक इम्पॉर्टेंट डे के अंदर हमारी 2 खुशियाँ आ रही हैं। एक तो मसीह बरादरी का लॉर्ड जीसस का जन्मदिन आ रहा है, और दूसरा हमारे पाकिस्तानी, हमारे बानी, हमारे रहनुमा, बाबा कौम, हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी आज जन्मदिन है। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में जो मिनारिटीज़ के मसाइल हैं, हमारे मसाइल आपके मसाइल एक हैं। एज ए पाकिस्तानी हमारे मसाइल इक्वली हैं। सिर्फ एक हमारे साथ मेजर जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, जो हम लोगों को समझें कि माइग्रेशन पे भी मजबूर करता है, वो है हमारा फोर्स कंजर्वेशन के हवाले से जबरी मज़हब। अगर इस पर हम कोई कानून साजी बना लें, बाकी मसाइल मैं समझता हूँ कि जो हमारे मसाइल हैं वो आपके मसाइल हैं, मेरे बड़े भाई जितने भी रहते हैं, तो मसाइल हमारे सेम है। सिर्फ हमारा जबरी मज़हब है जिसकी वजह से हमारे कम्युनिटी में बहुत बड़ी मायूसी होती है। बाकी मैं मसलों को सबको समझता हूँ कि ये मसाइल सारे हल होने वाले हैं। यहाँ मिनारिटी पाकिस्तान में खुश है, कोई मिनारिटी को पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। एज ए मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ आपके सामने कि मैं टॉप 3 का पाकिस्तान से मैं राइस का एक्सपोर्टर हूँ। हमारे सारे जितने पाकिस्तानी आप हिंदूज़ देखें, अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे पल्सेस में जाएं, चाहे काटन में जाएं, राइस इंडस्ट्री में जाएं, आप वीट इंडस्ट्री में जाएं। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हमारे हिंदूज़ नहीं बैठे हुए? इस मुल्क के लिए इकनॉमी का बहुत एक बड़ा ज़रिया है। और जो मेरे जिनको आप कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ मगर लोग कहते हैं शेड्यूल कास्ट, जो मेरे बील, कोली, मेघवाड़ भाई रहते हैं, आपने देखा होगा थरपाकर में ज़्यादा उनकी वापसी होती है सांगड़ से और मीपू खास से। वो भी इस मुल्क की इकनॉमी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। वो देखें ज़मीन में खेती बाड़ी करते हैं काटन के लिए, गंदम के लिए। अगर वो खेती बाड़ी नहीं करते तो हम क्या खाते? गंदम तो वो उगाते हैं, चावल तो वो उगाते हैं, और मेजॉरिटी हमारी उस कम्युनिटी की हिंदू की है। तो हिंदू में अगर देखें एक हारी भी है तो एक से अच्छा टॉप, मतलब कि आपका पाकिस्तान का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी है, और कभी भी इस मुल्क से जाने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान छोड़कर कोई जाए। अच्छा साहब, आप ये बताइएगा कि आपने कमीशन के इजलास को ये भी बताया कि जो लोग भारत चले गए थे पाकिस्तान छोड़ के,
वो अब वापस आना चाहते हैं, कई वापस आ चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग जब वापस आए हैं तो क्या आपने, हुकूमत ने और हुकाम ने उनको गले लगाया है? उनके जो मसाइल थे उन पे क्या कोई काम शुरू हुआ है? हम पाकिस्तान में कोई कहीं से माइग्रेट करके नहीं आए हैं। हम 1947 से बिफोर यहाँ पर हमारे दादा, परदादा, फादर इस धरती पे पैदा हुए हैं। पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। मैं आपको इसका मिसाल दूंगा कि आप चले जाएं, ये तो दुबई तो नज़दीक है, 2 घंटे की ड्राइव है। मैं तो पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ बिज़नेस के हवाले से। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से मिलता रहता हूँ। आप दुबई में चाहें तो एक दुबई है, दूसरा बार दुबई है। आप बार दुबई में जाएं, सारे सुन्नी हिंदू बैठे हुए हैं। वो 1947 से पहले के यहाँ से गए हुए हैं, मगर आज दुबई को मैं कहता हूँ वो चलाने वाले बंदे हैं। हिंदू सुन्नी आज उधर दुबई को चलाने वाले हैं। आप ईस्ट अफ्रीका चले जाएं, वेस्ट अफ्रीका चले जाएं, वो इंडिया नहीं गए। इंडिया कभी भी हमारी कम्युनिटी की प्रायोरिटी पे इंडिया नहीं जाने के लिए तैयार है कोई भी। आज भी अगर किसी के साथ कोई जुल्म होता है तो वो दुबई भाग जाता है, इंडिया नहीं जाता है। इंडिया से जितने भी लोग गए हैं, इंडिया से तो वापस लोग आए हैं यहाँ पर। और जो आपने बात की, बिल्कुल उनको हम वेलकम कहेंगे। जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई अगर इंडिया गए भी थे तो आप देखें वापस दुबई में आके सेटल हुए हैं, ईस्ट अफ्रीका सेटल हुए हैं, वेस्ट अफ्रीका सेटल हुए या वापस पाकिस्तान में आए। आप इनकी डाटा लें, आपको पता होगा कि कितने इंडियन जो इंडिया गए थे वो वापस पाकिस्तान में रिटर्न होके आए हैं। और ये मैंने एस्टिमेट दिया कि अभी भी जितने उधर बैठे हुए पाकिस्तानी, वो इतने मुसीबत में वहाँ पर फंसे हुए हैं, 6-6 साल उनको गुजर गए हैं। उनके पास कोई पहचान नहीं है कि वो कहाँ के हैं, ना वो इंडिया के रहे हैं ना वो पाकिस्तान के रहे हैं। इंडिया कहाँ उनको मतलब कि कोई नेशनली देने के लिए तैयार है, या इंडिया कहाँ उनको कोई जॉब देने के लिए तैयार है, या इंडिया उन लोगों ने, इंडिया ने क्या उनको बेनिफिट दिए। आपके सामने वाक़ा है जोधपुर वाला, जो 11 हमारे पाकिस्तानी जैसे बेदर्दी से उन लोगों ने शहीद किए। ये तो पूरी दुनिया को पता है। तो इंडिया क्या हमारे साथ कर रहा है। सही। अच्छा चेलाराम जी, एक बड़ी शिकायत जो है वो ये भी है कि जो अक़लियतों की ज़्यादातर इबादत गाहें हैं उनकी हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं है। सो इस हवाले से गवर्नमेंट से आपकी क्या तवक्को है? दूसरा ये कि क्या तरजीहात की लिस्ट में ये जो मसला है ये टॉप पर है? देखें, आज दिन ऐसा है कि हमारे बाबा कौम का, मैंने पहले बताया कि कायदे-ए-आज़म की 11 अगस्त की स्पीच है। उसने क्या बोला था मिनॉरिटीज़ के हवाले से कि आप आज़ाद हैं, आप फ्री हैं, अपने अपने हर जगह जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, और जहाँ जहाँ आप जाते हैं आप आज़ाद और फ्री हैं। और गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ात मिलेंगे, आप जाके अपनी इबादत करें, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। जहाँ पर यहाँ पर टेंपल और गुरुद्वारे की बातें आती हैं कि हमारे मंदिरों की हालत अच्छी नहीं है, नो डाउट होंगे ऐसे जहर केस होंगे जहाँ जहाँ पर हमारे मंदिर के कहीं कहीं से ऐसे हालात अच्छे नहीं हैं, मगर मेजॉरिटी, मैं भी सूबे सुंद में रहता हूँ, मैंने काफ़ी मंदिर विजिट किए, मंदिरों की हालत हमारी सही है। सुंद गवर्नमेंट ने भी इस पर काफ़ी सारा उस पर बजट दिए, खर्चा भी किया है, वफाक ने भी खर्चा किया है। अब 18वीं तरमीम के बाद ये सारे जितने भी राइट्स आते हैं तो वो प्रोज में चले जाते हैं, सूबे में चले जाते हैं, और दूसरे हमारे जितने गुरुद्वारे हैं वो आते हैं अवेक्यू ट्रस्ट के अंदर में आते हैं। तो मेरी अवेक्यू ट्रस्ट वालों से भी मीटिंग हुई है। ऐसे कुछ गुरुद्वारे हैं, कुछ टेंपल हैं जिनकी हालत अच्छी नहीं है, मगर गवर्नमेंट ने इस मरतबा यकीन दहानी कराई है, कहीं भी आप निशानदी करके दें, हम उसको बिल्कुल सही नमूने से करके उनको देंगे, क्योंकि इबादत गाह एक इंसान की इबादत गाह है, किसी कम्यूनिटी की नहीं है। मैं तो हमेशा इंसानियत की मिसाल देता हूँ कि हमारी इबादत गाह में हर कोई शख्स जा सकता है, ऊपर वाला मालिक तो एक है। तो ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में बैसियत मजमूई मज़हबी अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको आप कैसे देखते हैं? उनकी कमिटमेंट का लेवल क्या है? आप समझते हैं कि तमाम जमातों के दरमियान इस अमर पे इत्तेफाक है कि ये हमें तमाम जो मजहबी अक़लियतें हैं, हमारे फ़ेलो पाकिस्तानी हैं, इन सब के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम सब पे लाजिम है? देखें, ये मौजूदा गवर्नमेंट की तो मैं आपको गारंटी दूंगा, क्योंकि मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से खुद हम मिल चुके हैं, प्रेसिडेंट साहब से मिल चुके हैं, सेनेट के चेयरमैन से मिल चुके हैं, काफ़ी सारे हमारी जितनी डिग्निटीज़ हैं उनसे अब बिल्कुल इस मसले पे हमने बातचीत की है, और सब इस मसले के इन लोगों ने यकीन दहानी हमको कराई है कि मिनॉरिटी को इक्वल के राइट मिलने चाहिए। पाकिस्तान में भी मिनॉरिटी का लफ्ज़ खाली हिंदू के लिए नहीं है। मिनॉरिटी तो जहाँ जहाँ मुख्तसर, जैसे आप इंडिया में जाएंगे तो वहाँ मुस्लिम मिनॉरिटी में, पाकिस्तान में अगर हिंदू मिनॉरिटी में, तो ये राइट हमारे भी इक्वल होने चाहिए जो मेरे बड़े भाइयों को दिए हुए हैं। और मैं
इस गवर्नमेंट का जो करतारपुर का कॉरिडोर ओपन है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है दुनिया में कि इंडियन के लिए बग़ैर वीज़ा के हमारे पाकिस्तान धरती पे वो आ सकते हैं। अब जब लास्ट टाइम हम नानकाना साहब गए थे, 650 सिख हमारे बरादरी यात्री गुरु नानक जन्मदिन के पास हमारे पास आए थे। मैंने उनको कहा कि आप भी हमारा मैसेज लेके जाएं कि हमको अभी कम से कम अगर पाकिस्तान जितने भी आ गए, क्योंकि हमारी भी तो हरिद्वार वहाँ पर है, अमृतसर वहाँ पर है, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये मैसेज दें कि हमारे लिए भी ऐसा रास्ता ओपन करें कि विदाउट वीज़ा हम भी आ सकें। इतना दिल का दरवाज़ा तो खोलें जितना पाकिस्तान ने आपको दरवाज़ा खोला है कि बग़ैर वीज़ा बग़ैर पासपोर्ट पे आप पाकिस्तान पे आ सकते हैं, और उसमें हर चीज़ आपको फ्री मिलती है। आपकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, आपके खाने का ख्याल रखा जाता है, आपके पीने का ख्याल जाता है, हर चीज़ आपके लिए फ्री है, सिर्फ आप लोग आएँ। फिर भी इंडियन की गवर्नमेंट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल से उन लोगों को करतारपुर जाने के लिए इजाज़त देती है। वहाँ पर भी बड़ी सख्ती उन लोगों ने की हुई है। अब करतारपुर जैसा हमारा एक बहुत बड़ा एक हमारा गुरु नानक का जो है आप समझे कि आस्थान है, वहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट उन हमारे इंडियन भाइयों को आने नहीं देती है। तो इस पर आप समझें कि इंडिया की मज़हब की आज़ादी और पाकिस्तान की मज़हब की आज़ादी में क्या फ़र्क आपको मालूम होते हैं। यहाँ पर आप देखें, लास्ट हमारी अक्टूबर में दिवाली थी, हमारी दिवाली का जो फंक्शन था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रखा था, जो हमने यहाँ पर कराची में सेलिब्रेशन की थी। और लास्ट दो दिन पहले प्रेसिडेंट हाउस में हमारा क्रिसमस का डे का केक कटिंग की सेरेमनी थी, और उसके पहले हमारा नानकाना साहब में गवर्नमेंट ने बड़ा फंक्शन रखाया था। तो अब मज़हब की आज़ादी के हवाले से तो मैं समझता हूँ हमारी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सब संजीदा हैं, हमारे लिए मिनॉरिटीज़ के हवाले से अच्छी और मस्बत सोच रखती हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आपने करतारपुर राहदारी की हवाले से दे दी, जो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह से माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाता है। बहुत शुक्रिया चेलाराम केवलानी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और आज प्रोग्राम में हम इसी हवाले से मजीद भी आगे गुफ्तगू करेंगे। कुछ मजीद हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कामयाबी की राह पर और हैं अपने प्यारों से दूर, बैंक अल फलाह करता है उन्हें सलाम। बैंक अल फलाह, द वे फॉरवर्ड। चूँकि क्रिसमस की सेलिब्रेशंस जो हैं वो जारी हैं, और इसी हवाले से आज हमने दावत दी है। ह्यूमन राइट्स के वर्कर हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हैं, पीटर जैकब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीटर जैकब साहब आपके वक्त के लिए। पीटर साहब, एक तो आपको बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारक हो, और दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो मसीही भाई बहन हैं वो आज किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके जज्बात क्या हैं, आपके दोस्त अहबाब के जज्बात क्या है, ज़रा थोड़ा सा बताइए हमें। जी, ये बहुत ही ख़ास दिन है, इसको हम ईद विलादतुल मसीह कहते हैं उर्दू में। और बहरहाल इसका एक इंटरनेशनल फ्लेवर तो है, सांता क्लास, कार्ड्स, केक, और लेकिन यहाँ बहुत खुशी मनाई जाती है तारीख़ी तौर पर। दरमियान में एक अरसा गुज़रा था, आप जानते हैं कि जब सिक्योरिटी की वजह से बहुत से लोगों को मुश्किल होती थी सेलिब्रेट करने में, वो उस तरह से फेस्टिविटी ओपन नहीं हो सकती थी। अभी आजकल कोविड का है, कोविड की वजह से लोगों को SOPs फॉलो करना पड़ते हैं और कम तादाद में आते हैं, फिर कुछ उम्र के लोग हैं जिनको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन बहरहाल ये एक बैनुल-अक़वामी दिन है और बहुत तारीख़ी दिन है। मसीही जमात जो पाकिस्तान में है वो अपनी अपनी जगह पर इसको बहुत उम्दा तरीके से सेलिब्रेट करती है। पीटर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों की सूरत हाल, पाकिस्तान की जो गालिब आबादी, अक्सरियती आबादी ने मुसलमान, उससे किस हद तक मुख्तलिफ है? कुछ लिहाज से तो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं, ऐसे ही जैसे बाकी लोगों की मुश्किलात या आसानियाँ
खुशियाँ गमियाँ जैसी हैं वैसे ही माइनॉरिटीज़ की भी हैं। लेकिन आपको याद है कि यहाँ पर क्योंकि इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी का एक दौर आया जिसने लोगों की ज़िंदगियों में परेशानियाँ ख़ास तौर पर मजहबी अक़लियतों के हवाले से, तो ऐसे त्यौहार जब आते तो वो उस पर बड़ा एक ये ख़दशा होता था कि कहीं कोई ऐसा हादसा सानहाना हो जाए। और यकीनन कुछ कामयाबियां हमने हासिल की हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसकी वजह से भी ज़िंदगी मैं ये कहूँगा कि 2015 से ऑनवर्ड्स कदरे बेहतरी आती रही है। अच्छा, हम जानते हैं कि आपने भी दहशतगर्दी की बात की है। ख़ास जो अरसा रहा है 2008 से लेकर 2014 के दरमियान जिस तरह के वाक़यात होते रहे, उसमें तकरीबन कोई भी मज़हब हो या कोई भी कम्युनिटी हो पाकिस्तान की, वो सभी मुतासर हुए हैं उससे। लेकिन हमने ये देखा कि जो बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के हवाले से ज़्यादा जिक्र हुआ। तो आप समझते हैं कि ये जानबूझ के किसी मकसद के तहत किया गया कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए या अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए पाकिस्तान में? बैनुल-अक़वामी तौर पर कुछ कम्युनिटीज़ जब वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की खबर आती थी इस तरह की, जैसे पेशावर का सानहा हुआ सितंबर 2013 में, या क्वेटा में 2 साल पहले हुआ था, तो वो मेथोडिस्ट चर्च पे जब ये लगता है तो वो क्योंकि मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी उसके ऊपर सेंसिटिव होता है, तो सोचा ये जाता है कि ये जो शिद्दत पसंद गिरोह हैं वो जानबूझ के ऐसे अहदाफ का इंतखाब करते हैं जिससे पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा सुबकी हो सके और परेशानी हो सके। इस वजह से भी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो रही हैं। तो ये बताइएगा पीटर के सुप्रीम कोर्ट ने भी मजहबी अक़लियतों के हवाले से एक कमीशन कायम किया था। डॉक्टर शुएब सैदल साहब को एक ज़िम्मेदारी सौंपी थी, आपने भी उनके साथ काम किया, उस हवाले से कुछ बताइए, वो काम कहाँ तक पहुँचा? ये बिल्कुल बहुत उम्दा सवाल किया है। बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी ये जो जिलानी जजमेंट आई 2014 में, और उसके बाद कुछ माहौल ऐसा रहा कि 2 साल 2016 और 17 में कोई हेयरिंग वहाँ पे बेंच की नहीं हो सकी। 2018 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की एक दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग शुरू हुई तो 2019 यानी कि गुज़श्ता साल जनवरी में ये असेसमेंट के लिए कि ये जो 7 ऑर्डर दिए गए थे 2014 में उस पर अमल दरामद कितना हुआ है उसको देखने के लिए, उसका जायज़ा लेने के लिए शुएब सैदल साहब की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया गया और एक कमेटी भी 2 उनके बनाई गई, एक साकिब जिलानी साहब हैं और एक रामेश कुमार हैं। तो इस तरह से कमेटी को के साथ काम करने का मुझे भी मौका मिला। हम दरख्वास्त गुजार भी थे और उसमें कुछ काम भी कर रहे थे। इस एतबार से शुएब सैदल साहब ने सूबों में और मरकज़ में वजारतों के साथ कई मरतबा डायलॉग किए हैं, मीटिंग्स की हैं और 4 रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं बेंच के सामने। ये खासा एक मामला गंभीर सा बनता जा रहा था, तो इस एतबार से बहुत बड़ी कामयाबी तो नहीं हासिल हो सकी, मैं इसको एडमिट करूँगा, दरख्वास्त गुजार होते हुए भी और उसमें काम करते हुए भी। तो लेकिन ये दुरुस्त है कि कम से कम उसके ऊपर एक कमी जो स्ट्रक्चर में थी वो पूरी हो गई है कि वो इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बन गया है। बाज़ मरतबा लोग इसको कंफ्यूज करते हैं वो जो माइनॉरिटीज़ कमीशन बनाना था उसके साथ। ये माइनॉरिटीज़ कमीशन नहीं है, ये सिर्फ अदालत का अपॉइंट किया हुआ एक कमीशन है शुएब सैदल साहब का, और उनकी सर्विसेज इतनी लंबी हैं और उनका तजुर्बा है, तो उस वजह से गवर्नेंस के मैटर्स को असेस करने के लिए। सही। अच्छा, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो कमीशन बना उसकी आपने बात की, एक और कमीशन भी तो बनाया गया है अक़लियतों के हवाले से। तो आप समझते हैं कि इस किस्म के जो कमीशंस हैं वो अक़लियतों के मसाइल हल करने में किस हद तक मददगार साबित हो सकते हैं? ये भी बहुत ज़रूरी बात थी, ये पहलू सामने आना चाहिए था। आपने ये जिक्र किया कि कुछ अरसे से हुकूमती सतह पर कोशिशें हो रही हैं इबादत गाहों को पुरानी जो जिन पे कब्ज़े हो गए थे उनको वागुजार कराया जा रहा है, बहाल किए जा रहे हैं। जैसे ख़ास तौर पर ये करतारपुर कॉरिडोर का मामला है, ये हुआ, और उससे पेशतर एक और बड़ी डेवलपमेंट ये थी जो पैगाम पाकिस्तान की शक्ल में हमारे सामने आई, जिसमें 1800 से ज़ायद उलमा ने दस्तखत किए और इस बात का इरादा किया कि ये जो खुदकुश हमले हैं ये हराम हैं, और ये भी बात कि वहाँ पर मजहबी अक़लियतों, औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। लेकिन अगर देखें तो हम 2 सतह पे, एक तो हमारा जो बयानिया है दाखिली हालात में,
वो उसके ऊपर काम तो कर रहे हैं, और एक दूसरा जो पाकिस्तान का इमेज है और उसके कुछ ना कुछ इशारे मिलते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर हमने जो अभी तक इनिशिएटिव लिए हैं उनकी एक जायज़ा लिया जाना चाहिए, एक तज्जिया किया जाना चाहिए साइंसी बुनियादों पर कि अब हमने क्या कुछ कर लिया और उसका क्या असर हुआ, और आगे हमें क्या करने की ज़रूरत है। इनका जायज़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये प्रोसेस इंक्लूसिव होना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग कोई एक दफ्तर या एक वजारत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ये हमारा इज्तिमाई मामला है। और क्योंकि हमने एक राय आमा तैयार करनी है, बाहर भी और अंदर भी, जो वो मुखालिफ राय आमा का मुकाबला करने के काबिल हो, तो इसलिए इस प्रोसेस को इंक्लूसिव होना चाहिए, इसमें औरतों को शामिल होना चाहिए, सिविल सोसाइटी को शामिल होना चाहिए, और फैसला साजी में मजहबी अक़लियतों को भी शामिल होना चाहिए। बिलाशुबा एक इंक्लूसिव प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि इसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ है, वो मजहबी अक़लियतों के आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद है। तो आप समझते हैं कि इन अक़लियतों के आपस में इतना इत्तेफाक है कि वो जब उनके लिए कमीशन बनते हैं तो उसको उस पर असरअंदाज भी हो सकें, प्रेशराइज़ कर सकें अपने मसाइल को उजागर करने के लिए, उनको हल करवाने के लिए? हम जब ये कमीशन तश्कील पाया तो मेरा जो इदारा है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस और कुछ और तंजीमों ने, हमने इस पर गौर व फिक्र किया, और क्योंकि एक अरसे से इस पे हम पहले भी कर ही रहे थे काम, तो हमें इस पे ज़्यादा खुशी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम चाहते थे कि कानून साजी के बाद ये कमीशन तश्कील पाए, क्योंकि कानूनी बुनियाद ही इख्तियारात का मंबा होती है, उसी से दायरा कार की वजाहत होती है, और उसी से जो आपको वसाइल मिलने हैं, कैसे मिलने हैं, जो कमीशन बनते हैं उसमें इस तरह के गैप रह जाते हैं, और फिर हम कहते रहते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई या वो बेकार हैं कमीशन, तो उन पे एतराज़ होते हैं। तो ये अभी जो कमीशन बना है, ये जो हुकूमत के एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं उसके तहत बना है, जो कि पिछले 30 सालों में बनता रहा है और वो मौजूद रहा, लेकिन उसका कोई सामने अफादियत उसकी सामने नहीं आई। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब भी, और हुकूमत के कुछ लोग भी इस बात को समझते हैं, सेंट्रल कमीशन भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जब हेयरिंग होती है तो ये बात हुई, और उसमें कि ये इख्तियारात वाला कमीशन होना चाहिए और ये कानून साजी के बाद बनना चाहिए। तो हम तवक्को करते हैं कि ये काम भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जो बड़ी सियासी जमातें हैं पीटर साहब, उनके किरदार को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वैसे तो बड़े दावे किए जाते हैं अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, अक़लियतों के जो मसाइल हैं उसके हल के लिए क्या आपको पॉलिटिकल विल और कमिटमेंट नज़र आती है? जो सियासी इसके हक़ाइक़ हैं हमारे मुल्क के, वो तो बिल्कुल एक जगह अपनी जगह बजा और अलग भी हैं। गुज़श्ता 20 साल में जो सियासी जमातों का तर्ज़ अमल है उसमें तब्दीली आई है, और जो भी बरसरे इक़्तिदार पार्टी होती है या वज़ीर आज़म होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि एक तो वो जो एक मोनोलिथिक बयानिया था कि पाकिस्तान सिर्फ अक्सरियत मज़हब के लोग मानने वालों के लिए है, उसमें तब्दीली कुछ वाक़या हो, और कुछ अलामती इजहार ऐसा किया जाए जिससे वहाँ जाके या ये जो त्यौहार होते हैं उनको मनाने के लिए यकजहती का जाके इजहार करना, इस तरह के अलामती इजहार पहले भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो हमें बढ़ना है आगे इस समत में कि हम एक कौमी यकजहती पैदा कर सकें। ये सारे हकूक़ की बात, हम सब के हकूक़ की बात इसीलिए करते हैं कि सब के हकूक़ जब उनकी तसल्ली होती है और उसकी ज़मानत होती है तो वो कौम में यकजहती का जज्बा परवान चढ़ता है। इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि बावजूद इस बात के कि कुछ सियासत होती रहती है और सियासी हालात रहते हैं, सबको SOPs फॉलो करने चाहिए, और ये जो कुछ देर के लिए उन्होंने रोका है जलसे जुलूस को, हम ये हौसला अफजाई करेंगे कि इसको और भी जारी रखें, ताकि हम कोविड से मुकाबला जो है वो भी उसी तरह से कर सकें जिस तरह से हम ऐसे मसाइल का और चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं जो हमें कौम के तौर पर करने चाहिए। बहुत शुक्रिया पीटर जैकब, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उजागर किए। इम्तियाज़ साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट? अदरवाइज मुझे ब्रेक पे जाना है। नहीं, तो बड़ी अच्छी बातें हैं, 2-3 उसमें से बातें निकल रही हैं कि जो चीलाराम केवलानी साहब ने और पीटर जैकब साहब ने इस बात पे तो ज़रूर इत्तेफाक किया
कि मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके फ़रोग़ के लिए सियासी तौर पे एक इत्तेफ़ाक़ राय पाया जाता है, कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पाया जाता है, तमाम जमातें कमिटेड हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी मानी कि अक़लियतों के भी वही मसाइल हैं जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों के हैं, चाहे वो सेहत से मुताल्लिक़ है, कानून से, इंसाफ से मुताल्लिक़ हैं। और तीसरी बात जो दोनों ने की वो ये कि मौजूदा हुकूमत के दौर में पहली मरतबा ये 2 कमीशन बने, एक सुप्रीम कोर्ट के कहने पे और दूसरा फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए, और जिसकी वजह से अक़लियतों के मसाइल पे तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ हुई है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए और अक़लियतों के लिए कि उनके मसाइल पे तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ है। और जितनी ज़्यादा उसके हवाले से बात होगी, हम भी बात कर रहे हैं आज इसी वजह से, और उतना ही उनके मसाइल उजागर भी होंगे और उस पर पार्लियामेंट के अंदर फिर उनके हल की भी राह हमवार हो सकती है। ये तो आपने कहा कि ओवरऑल पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं, अगर हम अलग अलग इनको ना करें तो सभी के मसाइल हैं, और रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मसाइल हैं, तब तक मसाइल का हल जो है वो नहीं मुमकिन नहीं हो सकता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप साथ हैं, हमारे साथ रहिए। Muslims desire freedom more than anyone else, because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation. वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उन कमीशंस की जो कायम हुए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, और ख़ास तौर पे अक़लियतों के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए, उनको हुकूक जो है वो उनके दिलाने के लिए। और इनमें एक कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कायम किया गया अक़लियतों के लिए, और इस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो शोएब सरिल साहब हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शोएब सरिल साहब। शोएब साहब, जो एक आम शिकायत है इन कमीशंस के हवाले से वो ये है कि कमीशंस तो बन जाते हैं, ऐलानात भी हो जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ होता नहीं है। पुलिस और जो सरकारी हुकाम है वो ताउन नहीं करते, अगर कोई मुकदमात दर्ज करने हो तो वो नहीं किए जाते। तो इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप कमेंट कर दीजिए प्लीज। मैं तो ये कहूँगा कि ये इशू तो है कि जो चीज़ें कही जाती हैं वो उस हद तक फिर प्रैक्टिकली अचीव नहीं हो पाती, लेकिन उसका यही है कि भाई आप जो भी उसमें बॉटलनेक्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर करने की कोशिश करें। और अगेन इसके लिए विल की ज़रूरत है, और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है जिसने ये मैटर्स हैंडल करने होते हैं उनको सेंसिटाइज करने की भी ज़रूरत है। तो और फिर एक प्रॉपर मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म होनी चाहिए कि जिसमें मंथली और फोर्टनाइटली बेसिस पे इसको देखा जाए कि भाई ये इशू पिछली दफ़ा इनको दिया था, वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन एक होलिस्टिक किस्म के जब तक अप्रोच ना हो, वो डिफ़िकल्टी है तो सही, वो तो अब जिस केस में फील्ड जो ऑफिसर्स हैं उनके पीछे एक तरह से दिन रात लेके पड़ जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ वो डिलीवर कर देते हैं। लेकिन ये जो है कि जी वो अपने तौर पे खुद करें, उसमें है मसला। और ये जो पिछले हमारे अगर आप गिने तो 40 साल तकरीबन जैसे गुजरे हैं, इनमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये मज़ीद एग्ज़ैसरबेट ही हुए हैं, सॉल्यूशन की तरफ नहीं गए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उससे पहले हम काफ़ी बेहतर थे इस कॉन्टेक्स्ट में, जो पोजीशन अब हमारी है। लेकिन बहरहाल ये एफ़र्ट्स हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस एफ़र्ट में इन्वॉल्व है, ये जो सिविल सोसाइटी है वो लोग भी काफ़ी एक्टिव हैं, फिर जो डियास्पोरा है हमारा बाहर का वो काफ़ी एक्टिव रहता है। तो बहरहाल इट इज़ डूएबल और इसको करना चाहिए।
अच्छा, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसके नतीजे में आपने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यानी मजहबी अक़लियतों से के नुमाइंदे, तो उनके साथ आपका सलाह मशवरा भी हुआ है, तो आपको वहाँ पे गैप कहाँ नज़र आए हैं सियासी और समाजी सतह पे? गैप जो मेजर है ना वो तो यही है कि हमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को अवेलेबल हैं एग्जैक्टली वही अवेलेबल हैं टू माइनॉरिटीज़ एज वेल। कोई अगर आप जो फंडामेंटल राइट्स का है चैप्टर वो देखें तो कहीं भी ये नहीं कहा हुआ कि जी ये राइट जो है ये नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनको नहीं अवेलेबल होगा। प्रॉब्लम आगे इम्प्लीमेंटेशन की है, तो उनके जगहों पे कब्ज़े हो जाते हैं, वो फिर कब्ज़े वापस लेने में साल साल लिटिगेशन चलती है और एक कोर्ट से गए दूसरी से फिर वापस आ गए फिर ऊपर गए फिर नीचे आ गए। तो माइनॉरिटीज़ वैसे भी ज़ाहिर है अगर फुल फोर्स जो है लॉ की और गवर्नमेंट की रेट की वो उनके पीछे ना हो तो वो उनकी वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए ज़रूरत इस अमर की है कि उनके लिए ये जो कमीशंस की हम बात करते हैं कि माइनॉरिटीज़ का कमीशन अलग हो, वो इसीलिए है कि वो अपने मामलात जो हैं उनको किसी हद तक ख़ुद संभालें और ख़ुद उनके लिए फ़ाइट भी करें। फिर अगर उनको इंस्टीट्यूशनल जो बेसिस है वो प्रोवाइड हम कर सकें तो बेसिकली तो ये है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड इनको देना है सबको, और उसमें ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, दैट इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। तो प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जी ये कहने को तो एक फ़िक्रा है, एक सेंटेंस है, लेकिन इट हैज़ ह्यूज कॉनोटेशंस और इम्प्लिकेशंस। तो जब हम इस तरफ आ जाएंगे कि हाँ वाकई सारे बराबर हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका बाहर का एक्सपीरियंस है जो दूसरे मुल्कों में ख़ुद रह के आए हुए हैं, तो उनको तो अच्छी तरह से पता है ये कि भाई अगर आप जब बाहर माइनॉरिटी होते हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेशन से वास्ता पड़े तो कैसे फीलिंग होती है। बिल्कुल सही। अच्छा शोएब साहब, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है तो आइन का आर्टिकल 25 तो बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से। वो ये कहता है कि पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं उनके हुकूक बराबर के हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नज़र नहीं आता। इम्तियाजी सलूक जो है वो बहुत सारे मामलात में वो है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से अमल दरामद जो है इस आर्टिकल का वो करवाया जाए पाकिस्तान के अंदर, और अवाम के जहनों में नक्श किया जाए इस आर्टिकल को, इस बात को कि तमाम शहरियों को बराबरी की नज़र से देखा जाए? देखिए ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है ना हमारा, वो बेसिकली चैप्टर है ह्यूमन राइट्स पे, और ये चैप्टर जो है ये दुनिया के तकरीबन तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के हैं उनमें इसी तरह से है। इट अप्लाइज अक्रॉस द बोर्ड सबको। अब जहाँ तक हमारे एक साइको सोशल एनवायरनमेंट का तल्लक है, उसमें प्रॉब्लम है कि माइनॉरिटीज़ के लिए 2-3 आर्टिकल सेपरेट भी दिए हुए हैं, लेकिन वो किसी और आर्टिकल की कंट्रडिक्शन में नहीं है, बल्कि उसी को रीइंफोर्स करते हैं। मसलन ये है कि उनके रिलीजन के अलावा जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो उनको आप ज़बरदस्ती नहीं दे सकते और ना उनको लेनी चाहिए वो। इसी तरह उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके अपने ही होने चाहिए। और हमने तो आपको पता है कि उस वक़्त जब नेशनलाइजेशन की 70s में, तो उनको नेशनलाइजेशन के परव्यू में वो आते ही नहीं थे, हमने फिर भी कर दी, और आज तक वो इशू जो है वो लटका हुआ है। फिर कुछ वापस हो गए हैं, कुछ वापस नहीं हुए, फिर कुछ उनके अपने इंटरनल इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो प्रॉपर्टीज़ 70s में जिस कीमत की थी अब वो सैकड़ों गुना उनकी कीमत भी बढ़ गई हुई है।
सो आपस में उनकी पॉलिटिक्स भी है। बट अगर मैं समझता हूँ कि ये ओनस जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी पे है कि वो इस तरफ आए। एक ज़माना था कि कोई ये तफरीक होती नहीं थी ख़ास, कम से कम हमें नहीं शुरू के सालों में नज़र आई कहीं। ये तो यू नो 80s ऑनवर्ड्स फिर ये सिलसिला ऐसा बढ़ा है कि फिर बढ़ता ही गया है, और अब लोगों के रवैये जो हैं वो इस हद तक बदल गए हुए हैं कि एक मैक्सिमम एफर्ट की ज़रूरत है। अभी ये सिलेबस की बात हो रही है, मैं भी उस पर कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी कि इट इज़ अ ह्यूज अंडरटेकिंग कि आपकी तमाम जो बुक्स हैं जो स्कूल से लेके ऊपर तक, उनमें से हेट मटेरियल जो है वो निकाला जाए और एक जो न्यूट्रल किस्म की एजुकेशन है वो लोगों को दी जाए। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरी नज़र में होता है वो तो है आपकी क्वालिटी ऑफ जस्टिस। अगर आपका जो इंस्टीट्यूशंस हैं डीलिंग विद जस्टिस, which means police, which means prosecution service, judiciary and prison system, ये सही हो जाएं और सही हो जाएं नॉट ओनली माइनॉरिटीज़ के लिए बल्कि अपने लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ मेन झगड़ा जो है वो हैव्स और हैव नॉट्स का है। रिलीजन का वो बाद में उसमें शामिल हो जाता है। असल ये है कि जी कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, किसकी सिफारिश ज़्यादा है, किसके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो हु कैन इनफैक्ट यू नो बाय द सिस्टम। यानी जो ज़्यादा ताकतवर है उसको ज़्यादा मराहत हासिल है या ज़्यादा वो आसानी से आगे पहुंच जाता है, और जिसके पास नहीं है ज़ाहिर है वो मुश्किल में। बहुत शुक्रिया शुएब सैदल साहब, बड़ी तफसील से उन्होंने अहाता किया तकरीबन तमाम पहलुओं का। फिर भी इम्तियाज़ साहब मैं चाहूँगी कि आप कंक्लूडिंग कमेंट्स दीजिए, फिर हम क्लोजिंग करें। जी, सैदल साहब ने दो तीन बड़ी पते की बातें कही हैं। उसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि इज्तिमाई सोच में तब्दीली की ज़रूरत है। हमारी मजहबी अक़लियतों के हवाले से वो आएगी पार्लियामान के ज़रिए, यानी हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए, वो आएगी इतना नसाब के ज़रिए कि तालीमी इदारों में हम क्या पढ़ाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी के ज़रिए आएगी कि वहाँ पे उनको बताया जाए तमाम शहरियों को कि तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं। फिर जो सबसे अहम बात उन्होंने की क्वालिटी ऑफ जस्टिस की, कि जब तक किसी मुल्क में अगर आपका इंसाफ का निज़ाम वो अगर दुरुस्त नहीं है, वो अगर बुनियादी इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो फिर चाहे वो अक़लियतें हों, चाहे मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी या शहरी हों, वो सब सफ़र करेंगे। इसी वजह से उन्होंने बड़ा ज़ोर दे के कहा कि क्वालिटी ऑफ जस्टिस बड़ा ज़रूरी है वो इंश्योर करना, और उसके लिए सब लोगों को मिल के काम करना होगा। इसी नोट पर प्रोग्राम को हम ख़त्म करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पर कायम किया गया था, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनका आज हम दिन भी मना रहे हैं, जो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर तमाम शहरी जो हैं वो बराबर होंगे, वो अपनी मजहबी आज़ादी उनको हासिल होगी और हर तरह की आज़ादी जो है वो पाकिस्तान में हासिल होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो दिन हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म होता है। मिशल बुखारी, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।